ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम इनसाइट्स में प्रस्तुत है सहकारी समितियों और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही इस अर्थव्यवस्था के विकास में हर किसी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती आ रही है। आम आदमियों का जुड़ाव हो सके, समाज के जो निर्धनतम वर्ग के लोग हैं उनका भी वित्तीय समावेशन हो, इस दिशा में पहले जनधन योजना की शुरुआत, उसके बाद हर आदमी का खाता खुल सके जो इसके योग्य है और उसके पास एक मोबाइल हो तो उसके माध्यम से आम आदमी तकनीकी रूप से सक्षम होकर वित्तीय लेन देन कर सके। उस दिशा में बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदमों की घोषणा की गई है। केतकर जी, हम समझना चाहेंगे कि सरकार ने 2600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से जो डिजिटल कह लें, क्रांति कह लें, वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ी छलांग कह सकें, किस रूप में ले रहे हैं और इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे? कल ये जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ है जिसको ये कहा गया है कि इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रुपे डेबिट कार्ड्स एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस, जी, ये बेसिकली है क्या? हम ये जानते हैं कि भीम यूपीआई अपने आप में एक डिजिटल क्रांति है, क्योंकि शायद ही दुनिया में बिल्कुल जिनको विकसित देश कहा जाता है वहां पे भी केवल नंबर के बेसिस पर बिना किसी एडवांस फोन के सामान्य व्यक्ति कोई छोटा ट्रांजैक्शन यदि कर सकता है तो ये हमारे भीम यूपीआई की, बल्कि यूपीआई टेक्नोलॉजी आज एक हमारा एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी का एक एटम बन गई है। बहुत सारे देशों में इसकी मांग बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि इसमें छोटा ट्रांजैक्शन होता है तो इस कारण से इसको बढ़ावा देने के लिए ये इंसेंटिव स्कीम है। यदि हम पिछले साल की तुलना में इस वर्ष में देखें तो 2020-21 की तुलना में 21-22 का जो वर्ष है इसमें ईयर ऑन ईयर, वर्ष प्रति वर्ष यदि हम देखें तो 106% का, मतलब दुगने से भी ज्यादा 2233 करोड़ के ट्रांजैक्शन जो है वो इस माध्यम से हुए हैं। वैसे ही जो रुपे डेबिट कार्ड है उसकी विश्व में स्वीकार्यता बढ़ रही है और अब वीजा और मास्टर कार्ड जैसे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है उसकी टक्कर में रुपे डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी कम से कम ट्रांजैक्शन के लिए भी और फास्टर माइग्रेशन के लिए भी, मतलब एक डिजिटल पेमेंट से दूसरे डिजिटल पेमेंट तक, तो ये सब करना संभव हो, इसलिए ये इंसेंटिव स्कीम है। और इस इंसेंटिव स्कीम के कारण क्या होगा, तो एक डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम जो हम खड़ा कर रहे हैं उसमें रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ साथ यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में या छोटा ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों के लिए एक यूजर फ्रेंडली 200 रुपए से भी कम का जिनका ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको एक लाइट सॉल्यूशन मिलेगा। आपके पास बहुत बड़ा फोन नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, ऐसे में भी आप इस लाइट ट्रांजैक्शन के साथ आपका पैसे का व्यवहार लेन देन कर सकते हो। सारे सेक्टर्स के लिए और सारे सेगमेंट्स में ये उपलब्ध रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में जो खुदरा व्यापार करते हैं, छोटे स्तर के ट्रांजैक्शन करते हैं, उन लोगों के लिए ये इंसेंटिव स्कीम बहुत ही लाभदायी और सुविधाजनक एक तरीके से साबित होगी। केतकर साहब, एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सरकार ने कहा है कि जो छोटे यानी पीओएस हैं, यानी जहां पर कह लें खरीद बिक्री की व्यवस्था की जाती है, वहां इस इंसेंटिव का, इस जो वित्तीय सहायता दी जाएगी उसका लाभ पहुंचेगा। ये किस रूप में हो पाएगा और इससे किस वर्ग के कह लें छोटे बड़े जो उपभोक्ता हैं या ग्राहक हैं, जो भी हम नाम देना चाहें इसके, उन्हें लाभ पहुंच सकेगा? क्या उन्हें अपने लेन देन पर किसी प्रकार का कह लें ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुआ करता है वो देना पड़ेगा या बिना उसके भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी उनकी लेन देन की? नहीं, भीम यूपीआई के बारे में सबसे बड़ी बात वही है। आप यदि देखेंगे आज किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन में आप बैंक के पोर्टल के थ्रू करते हो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू करते हो, तो आपको कोई ना कोई
उसमें सर्विस चार्जेस है और वो एक तरह से जायज भी है क्योंकि बैंक को अपना जो डिजिटल सर्विसेज देनी है उसके लिए मैन पावर, उसके लिए उनका एक बिजनेस मॉडल चलता है। लेकिन भीम यूपीआई के संबंध में और खास करके जो लाइट वाले ट्रांजैक्शन हैं, जो छोटे स्तर के ट्रांजैक्शन हैं, उसमें एक तरीके से जीरो एक तरीके से उनको ये ट्रांजैक्शन चार्जेस पड़ेंगे और इस कारण से जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनसीपीआई, जिन्होंने ये भीम यूपीआई का ये डेवलप किया था, उन्होंने ये स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि ये जो जीरो एमडीआर रेजिम है उसके कारण एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उसकी भरपाई करने के लिए इस सारे इकोसिस्टम को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए मर्चेंट्स का जो व्यापारी है उनका एक्सेप्टेंस इन प्लेटफॉर्म्स के लिए बढ़े और किसी भी बैंक से या किसी भी प्लेटफॉर्म से भीम यूपीआई का इंटीग्रेशन हो सके, इसलिए ये इंसेंटिव स्कीम है। इसलिए ये फायदा तो सारे ही समाज के वर्गों को करेगी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, जिनको छोटे ट्रांजैक्शंस करने हैं उनके लिए ये ज्यादा लाभदायी होगी क्योंकि इनको जीरो कॉस्ट पर ये ट्रांजैक्शन किसी भी सर्विस चार्ज के बिना संभव होंगे। केतकर साहब, एक और अहम सवाल कि कितनी स्वीकार्यता बढ़ रही है रुपे कार्ड की? आपने चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि दुनिया के कई देश हैं जहां इसका चलन बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में जो कह लें कि इस क्षेत्र में कार्यरत दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हैं, उनकी तुलना में रुपे कार्ड अपनी स्वीकार्यता, अपनी उपयोगिता बना सकेगा? पहली बार हमने ये देखा कि ट्रांजैक्शन की वैल्यू के संदर्भ में भी और मार्केट शेयर के संबंध में भी नवंबर 2020 के बाद हम लगातार देख रहे हैं कि वीजा जैसे कार्ड की जिनकी मोनोपोली हुआ करती थी, उसको भी हमारे रुपे कार्ड ने अब वॉल्यूम के टर्म्स में जो है वो सरपास कर दिया है और 60% ऑल कार्ड्स, जितने भी कार्ड्स भारत में हैं, उसमें अब रुपे कार्ड का शेयर जो है वो 60% हो गया है। जब भारत के अंदर इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो और बहुत सारे दुनिया के देश जब भारत को भी मार्केट के रूप में देख रहे हो, तो यूरोपियन मर्चेंट्स की एसोसिएशन ने ये इनिशिएटिव लिया और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के रूप में जब उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात आई तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ये बाध्य किया कि नहीं, यूपीआई और रुपे के थ्रू होने वाला जो भी लेन देन है उसको भी स्वीकार्यता मिले। तो ये यूरोपियन यूनियन में हुआ, ये खाड़ी देशों में हुआ, तो हमको ये दिखता है कि यदि सऊदी अरेबिया जैसा, यूनाइटेड अरब अमीरात जैसा, ब्रिटेन जैसा ये देश यदि इसको एक सही माध्यम के रूप में अब स्वीकार कर रहे हैं तो इसका हम सीधा सीधा इम्पैक्ट देख सकते हैं, जिसको फिनटेक कहा जाता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। उस सेक्टर में इसी कारण से रुपे कार्ड ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में खरी उतरी हुई भारत की एक प्रोडक्ट के रूप में आज प्रस्थापित हो चुका है। वही हम यूपीआई के बारे में भी कह सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता, और इस कारण से चाहे यहां से हम बाहर से कुछ ले रहे हो, किसी को कुछ भेजना हो, या हम कहीं ट्रैवलर के रूप में, चाहे बिजनेस ट्रैवल हो चाहे टूरिस्ट के रूप में, किसी भी रूप में हम बाहर जा रहे हो, तो ऐसे में रुपे कार्ड और यूपीआई ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान किसी भी भारतीय के लिए साबित होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल लगभग 35 वर्षों के बाद 3 नए बहुराज्यीय सहकारी समितियों के गठन की घोषणा की है। इनकी क्या आवश्यकता समझी गई? थोड़ा संक्षिप्त परिचय कह लें कि हम तीनों का समझना चाहेंगे और साथ साथ इनकी क्या उपयोगिता हो सकेगी किसानों के लिए विशेष रूप से लाभ पहुंचाने के संदर्भ में। सहकारी क्षेत्र में अभी तक जो कानून थे उसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी, खास करके बीज को लेकर जो सीड सोसाइटीज थी, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और मल्टी स्टेट ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले, सहकारी क्षेत्र में काम करने वाली सोसाइटीज काम कर रही थी। अब इन सोसाइटीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स है, इनके बायलॉज बनकर अब वो एक नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन पाएंगे। मैं बीज वाले में इसलिए ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे तो ये जो प्रोक्योरमेंट वाला है, लेबलिंग वाला है, इसमें भी इसका हमें प्रभाव दिखेगा,
लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो 2002 में बना था, अब उसमें परिवर्तन हुआ और इस कैबिनेट के डिसीजन के अनुसार ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, एक राष्ट्रीय स्तर का समावेशन, सारे इस बीज से जुड़े हुए जितने भी सहकारी संगठन हैं, उन सबको सदस्यता जिनकी उपलब्ध होगी और जिसके कारण चाहे वो उत्पादकता हो, चाहे वो बीजों का प्रोक्योरमेंट हो, प्रोसेसिंग हो, ब्रांडिंग हो, लेबलिंग हो, मार्केटिंग हो, इन सारे विषयों में जो भी उनको एज अ नेशनल लेवल के कोऑपरेटिव के, तो सहकार से समृद्धि, ये जो दृष्टि है, इसको आगे बढ़ाते हुए जो पहली बार ऐसा हुआ है कि इन सारे अलग अलग स्तर पर काम करने वाले जिनके प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, ऐसे सरकारी संस्थान अब इस नेशनल लेवल एक एपेक्स बॉडी का, राष्ट्रीय स्तर की इस बॉडी का हिस्सा बन पाएंगे और जिनके कारण एक हम कह सकते हैं कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इन दोनों की योजनाओं का लाभ समान रूप से इन सारे सहकारी संस्थानों को मिल पाएगा। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो भी किसान इन सारे बीजों से जुड़ी हुई सहकारी सोसाइटीज के सदस्य बने हुए हैं, उनको इन राष्ट्रीय योजनाओं का लाभ मिलने में एक बहुत मदद इससे मिलेगी। एक हम कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कोऑपरेटिव सेक्टर में एक तरीके से हमको देखने को मिलेगा और कृषि क्षेत्र में एक नई शुरुआत खास करके सहकारिता के माध्यम से इसमें हमको देखने को मिलेगी। श्रोताओं, यहाँ हम जानकारी आपको देना चाहेंगे कि देश भर में लगभग 8.5 लाख निबंधित पंजीकृत सहकारी समितियां हैं, जिसके 29 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। सोचा जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी शीर्षस्थ अपनी संस्था में हो सकेगी, उसके कामकाज को देख सकेंगे। जो किसान है विशेष रूप से, उन्हें इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा खिदकर साहब और समझना चाहेंगे आपके माध्यम से, जो निर्यात के लिए उन्मुख एक विशेष कह लेंगे जो संस्थान बनेगा, वह किस रूप में अपनी भूमिका निभा पाएगा और ऑर्गेनिक यानी जैविक उत्पाद है उस पर भी ध्यान दिए जाने की योजना है इन सहकारी समितियों के माध्यम से, तो यह किस रूप में संभव होगा? अभी तक जो सारे कोऑपरेटिव्स में काम करने वाले संस्थान थे, इसमें हमने देखा कि उत्पादकता, स्टोरेज, इन विषयों की तो चर्चा होती थी। बहुत कम बार फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो प्रत्यक्ष उत्पादन करने वाले हैं, उनकी निर्यात विषय को लेकर बहुत कम बार चर्चा होती है। खास करके हम देखते हैं जैसे हमारे कुछ खास सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले या सहकारी समितियों के द्वारा निर्यात में बहुत बड़ी भूमिका रखने वाले ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हम ये देख सकते हैं कि चर्चा गन्ने की होती है, लेकिन अंगूर का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, केले का है। वैसे ही फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी कुछ समितियां काम करती है। तो ये कोऑपरेटिव जो सारा है, उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंक्लूसिव ग्रोथ जिसको कह सकते हैं, उसमें उसको स्थान मिले। इस कारण से जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ जिनको कहा जाता है जी, वो अब इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जिनके हैं उनको अपने पोटेंशियल के हिसाब से ग्लोबल मार्केट में अब उतरने का मौका मिलेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ साथ उनको सहकारिता के आधार पर जो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको अपने प्रोडक्ट को निर्यात करने में भी सहायता मिलेगी। खिदकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सहकारी समितियों और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।